27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:25 के आसपास का वाक्य रहा होगा। एक थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर इंतजार कर रहा था कि कब उसका केबिन खाली हो और उसके कमरे में कोई ना हो, और वो अपने जेब में रखे हुए कुछ सामान था उसको देखना चाहता था कि जो है वो पूरा है या फिर अधूरा है, कैसे है कैसे नहीं है। दरअसल जब उनका कमरा खाली हो जाता है, कोई जब होता नहीं है, तो उसके बाद फिर वो अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक लिफाफा निकालते हैं, और लिफाफे के अंदर 500 के नोट रखे हुए थे। उसके बाद उनकी वो गिनती शुरू करते हैं, और गिनती जैसे ही शुरू होती है उसके बाद गिनती खत्म भी हो जाती है। 60 तक जाकर के गिनती खत्म होती है, यानी कि जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे। 30,000 रुपये वो वापस उसी लिफाफे में जैसे रखे हुए थे वैसे ही रखे और अपने जेब में रख लिए। अब वो एकदम खुश हो गए कि हाँ ठीक है, ये पूरे हैं, कम नहीं है। अब ये गिनती करके हटा ही था, अभी उसने ये सुकून महसूस किया ही था कि अचानक से कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आते हैं, बहुत तेजी के साथ। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। बाहर मंत्री जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि आप अंदर ऐसे नहीं घुस सकते हो, क्या बात है, क्या काम है आपको। सबके सब जब 10-12 लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर को हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद उस इंस्पेक्टर ने चीखने की और चिल्लाने की और शोर मचाने की काफ़ी कोशिश की और कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने ये बात कही, वो डरे नहीं वहाँ पर, और बिना डरे उन्होंने उस इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ते हुए वहाँ से घसीटते हुए सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यहाँ से चीख पुकार सी मच जाती है। इंस्पेक्टर बार बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके की वो बातें कर रहा था, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल भी होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण क्या है, और क्यों इंस्पेक्टर के जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे, कैसे उस इंस्पेक्टर को वहां पर पकड़ा गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर का एक थाना लगता है चील। दरअसल चील थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहां पर बल्ली परवा। यहाँ पर एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण किया था, और उस लड़की ने जाकर के अपने परिवार से जाकर के पूरी कहानी बताई थी कि इस तरीके से एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया और उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। जैसे उस लड़की के माँ बाप ने, परिवार ने ये बात सुनी, तो परिवार वालों का वहाँ पर रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। एक बेटी की आबरू लुट चुकी थी, अब करे तो क्या करे। बात इसके मामा तक पहुँच जाती है। लड़की का मामा जब घर पर आता है तो वो कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं अपने भांजी को लेकर के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मामा जो होता है वो अपने भांजी को लेकर के जो निकटतम थाना क्षेत्र होता है चील, उस चील थाने में वो जाता है, और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरे भांजी के साथ फला नाम के उस लड़के ने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने ये बात सुनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल इस मामले को एकदम ऐसे सुन के जैसे कि कुछ बात ही नहीं हुई है। मामा यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। मामा फिर उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, और उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद फिर वो उनसे कहता है कि मेरे भांजी के साथ कुछ इस तरीके से घिनौना कृत्य हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप निकटतम थाने में जाइए, हम तुरंत उनको आदेश करते हैं। उच्च अधिकारियों ने थाने को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। थानेदार परेशान करता है वहाँ पर, यानी कि वो कुछ सुनता नहीं है इन लोगों की, तो जाहिर सी बात है पीड़ित को यहाँ पर परेशानी होने लगती है। पीड़ित अब करे तो क्या करे। उसके बाद फिर से चक्कर आ जाते,
फिर से चक्कर लगाए जाते हैं और चक्कर पे चक्कर वहां पर लगाए जा रहे थे, लेकिन थानेदार इस मामले में गंभीर हो ही नहीं रहा था। अब जब बार बार चक्कर लगा जा रहे थे तो थानेदार ने उस लड़के की मामा को पहचान लिया था। और जब पहचान जाता है तभी बात आती है पैसों की, यानी कि रिश्वत की बात आती है और सीधे सीधे ऑफर दिया जाता है 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये दे दो, FIR दर्ज कर ली जाएगी। मामा ने कहा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझने की कोशिश करिए, हमारे साथ इतना गंदा और घृणा कृत्य हुआ है और हम 50,000 रुपये कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, जब दोनों के बीच में, यानी कि जब थानेदार और उस मामा के बीच में जब बातचीत लगातार चल रही थी, तो बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि 50,000 रुपये से घट करके बात 30,000 रुपये तक आ चुकी थी। यानी कि 30,000 रुपये का इंतजाम करो, प्रार्थना पत्र दो, FIR दर्ज हो जाएगी और उस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब ये बात आती है तो मामा ने एक बात सोची, भांजी को तो इंसाफ दिलाना है, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरीके की बात होती है। उसके बाद मामा सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद अपने भांजी से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को। IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल पर किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप वहां पर कर सकते हैं और ये शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जापुर में ये होता है। मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर इकाई में ये शिकायत पहुंचती है, तो वहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। वो पूरी कहानी वहाँ पर अपनी सुनाते हैं कि इस तरीके से हमारे भांजे के साथ इस तरीके से करते हुआ है और हम FIR करने के लिए गए तो पुलिस सुनी नहीं रही है, करे तो क्या करे। और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। अब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है, इसने शिकायत को तो सुन लिया था, लेकिन वो खुद जानना चाहते थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की। एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को कुल मिला के उन्होंने जांच की और उच्च अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बात तो सही है, एक पीड़ित आदमी है, ये बात सही कह रहा है, इसके बात में दम है। अब इसके बाद फिर अगले दिन, यानी कि 27 फरवरी 2025 को DM के एक कैंप कार्यालय में ये पूरी एक टीम बनाई जाती है और टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही वो एक टीम का एक सदस्य होते हैं इंस्पेक्टर अमीर कुमार, इसमें शामिल होते हैं कृष्ण मोहन राय इसमें शामिल होते हैं, अशोक कुमार सिंह शामिल होते हैं, मुख्य पुनीत कुमार होते हैं और मुख्य रक्षाकर्मी आरक्षित सिंह होते हैं, सर्वेश तिवारी होते हैं, आरक्षी आलोक कुमार मिश्रा भी होते हैं, आरक्षी प्रशांत सिंह भी होते हैं, विनोद कुमार यादव होते हैं और 2 लोक सेवक जिनको DM साहब यहाँ पर नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के बाद जब यहाँ पर टीम बनाई जाती है तो जो पीड़ित होता है, फरियादी होता है, उस व्यक्ति को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि 30,000 रुपये जो तुम देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, वो तो आप हमको दीजिए। यानी कि एक फिनाफल 3 एक पाउडर होता है, अगर उस पाउडर में उस नोटों को आप डाल देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही उन नोटों को कोई भी छूता है और उसे फिर पानी में हाथ डलवाते हैं तो एकदम से रंग गुलाबी हो जाता है उस पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला होता है उस व्यक्ति के हाथों से वो चीज़ें उस नोटों को छुआया जाता है और फिर पानी में हाथ डलवाया जाता है उसका, और पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। तो पहला जो होता है वो प्रयोग जो पहला होता है वो रिश्वत देने वाले से होता है और एक एक नंबर जो होता है नोट का, यानी कि 500 के 60 जो नोट थे उसके हर एक नंबर को एक कागज़ पर अंकित किया गया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति उस इंस्पेक्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है इसका। और फिर एक टीम बन जाती है और टीम बनने के बाद
अब ये एक फरियादी होता है और इसके साथ एक सिपाही जाता है, वो भी रिश्तेदार बन करके। अब वहाँ वो थाने पहुँच जाते हैं और थाने जाने के बाद अब इंतज़ार कर रहे थे कि साहब कब आएंगे। ये लगभग पहुँच जाते हैं थाने के अंदर और यहाँ से डीहन साहब के यहाँ से लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से टीम निकलती है और टीम में जो गाड़ियाँ होती हैं उसे थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। दूर इसलिए खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो, किसी को ये आहट ना हो कि ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने के जो चिल थाने के इंस्पेक्टर साहब होते हैं आज उनकी शामत आने वाली थी। 500-500 की जो 60 नोट होती है वो व्यक्ति एक अपने रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसके साथ लेकर के जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा तुम आ गए। वो कहता है कि हाँ जी साहब मैं आ गया, आपने ये जो मांगा था वो ये रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं, पैसे वो अपने जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब परेशान मत हो, तुम घर जाओ, तुम्हारा अब काम हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद अब इंस्पेक्टर के दिमाग में ये चल रहा था कि पैसे जो मांगे हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और दे करके चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोट पुराने हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोट फंसे हुए। तमाम तरीके के जो सवाल थे वो इंस्पेक्टर साहब के जहन में दिमाग में घूम रहे थे और इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपने जेब पर हाथ फेर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका रूम खाली हो, कब कोई ना हो, उसके बाद ये देखे और गिनती करे। गिनती करते हैं 60 नोट, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पर एक फिनाफर्म क्लिक जो पाउडर होता है वो लगा हुआ है। जैसे वो नोटों की गिनती कर रहे थे इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, जो पीड़ित होता है, वो उस लड़की का जो मामा होता है वो तुरंत ही फ़ोन मिलाता है कि साहब मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस अब आपकी बारी है। इतना था कि वो टीम जो थी, इधर उधर जो टीम छुपी हुई थी, वो सब के सब सादा वर्दी में थे, अपने एक साधारण में भेष में वो आए थे, थाने के इर्द गिर्द वो घूम रहे थे। दौड़कर सीधा इंस्पेक्टर के रूम में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को संभलने का और समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उनके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए जब लेकर के जा रहे थे तो बाकी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि एक इंस्पेक्टर पर 10-12 लोगों ने हाथ डाल दिया है थाने के अंदर। इतनी हिम्मत किसकी हो गई है। फिर जाके उनसे कहा जाता है कि कौन हो तुम। फिर उन्होंने कहा कि हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं। चारों तरफ से जब लोग खड़े हुए थे वो वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनती है, इंस्पेक्टर साहब उसमें अब यहाँ पर कह रहे थे कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जाना नहीं चाहता। इस तरीके की बातें लगातार वो कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के जो एंटी करप्शन वाली जो टीम थी वह डीएम साहब के आदेश पर वहाँ पर पहुँची थी। कोई पसीजने वाला उसमें नहीं था। उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूसा जाता है। वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुँचती है सदर थाने में और सदर थाने में जाने के बाद ये जो पूरा वाक्य था, पूरी कहानी जो थी, पूरा अंकित की जाती है, पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रिकॉर्ड की जाती है। विनोद कुमार इसमें तहरीर देते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में आखिर में आकर एक सिग्नेचर कराया जाता है। तो ये सिग्नेचर करने से साफ मना कर देते हैं। समझाया जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो ये कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का उल्लंघन है। आप इसके सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आप पर एक धारा और चढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सिग्नेचर किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। उन्होंने सिग्नेचर किया नहीं और भ्रष्टाचार निवारण 1988 की धारा 7 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इंस्पेक्टर का वहाँ पर नाम होता है शिवशंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले होते हैं और फिलहाल उनकी पोस्टिंग होती है थाना चिल, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। एक लड़की को बजाय इंसाफ दिलाने के वो रिश्वत के चक्कर में पड़ जाती हैं और एक गरीब आदमी ने ठान लिया था कि अब वो इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाकर ही रहेगा। अब इंस्पेक्टर साहब तो जेल चले जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी।
लेकिन जिसने ये गंदा घिनौना कृत्य किया है, शायद वो भी किसी भी कीमत पर अब बख्शा नहीं जाएगा, बच नहीं पाएगा वो। दोस्तों, इस बुरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले हमारी ये सब वीडियोस देखते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जिस काम को करने के लिए आपने शपथ ग्रहण की थी, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से किसी भी गरीब को सताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद 30,000 रुपये की रिश्वत भी मांगी जा रही थी। शायद ये बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए एक सबक है, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा न करे और उनके साथ फिर ऐसा ना हो कि उन्हें घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर जेल भेज दिया जाए। तो ऐसे इस तरीके से करप्शन करने वाले आजकल के हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बहुत सारे रिश्वत लेते हैं। तो ये जो आज कहानी आपको सुनाई गई है, इस कहानी से बहुत सारे लोगों को ये सीख मिलेगी कि थोड़ी सी रिश्वत के चक्कर में पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद ना करें, या फिर किसी थोड़ी सी रिश्वत के चक्कर में अपना जो है समाज में जो औरा है, जो मतलब पुलिस का, उसे ख़त्म करने की कोशिश ना करें। समाज में जो एक अवधा है पुलिस का, उसे ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि ईमानदारी से कोशिश, जो आपको ड्यूटी यहाँ पर मिली गई है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।